हेलो दोस्तों, मैं सुमेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। सेल या कोशिका की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें आगे बढ़ते हैं। आज हमारा कोशिका का आखिरी लेक्चर है ये। कोशिका यहाँ पर आज अपन उसके सेल ऑर्गन उसके टाइप आज यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। तो हम कोशिका की शुरुआत करते हैं। तो कोशिका का अगला सेल ऑर्गन जो हम पढ़ते हैं वो है वैक्यूल्स, या जिसे हिंदी में कहा जाता है रिक्तिका। यदि अपन बात करते हैं प्लांट सेल की, एक होता तो ये सब कोशिका में है, लेकिन आकार में जो बड़ा है ये प्लांट सेल में होता है, इसीलिए प्लांट सेल में हम इसे पहले पढ़ते हैं। यदि प्लांट सेल पादप कोशिका की बात की जाए तो इस पादप कोशिका का 80% भाग जो है ये खाली होता है। इसके लिए टर्म यूज करते हैं, एक यहां पर क्या होता है, सैक होता है, जो क्या होता है, ब्लैंक। एक खाली स्थान पाया जाता है जो प्लांट सेल, या जिसे अपन कहते हैं पादप कोशिका, इस प्लांट सेल पादप कोशिका का लगभग 80% होता है। और ये जो 80% ब्लाइंड सैक है, इस पार्ट को ही कहा जाता है वैक्यूल, या इसे कहते हैं रिक्तिका। ठीक, होता तो ये एनिमल सेल में भी है, लेकिन एनिमल सेल में बहुत छोटे आकार का होता है, काम भी उतना बड़े स्तर पे उतना मेजर नहीं करता है जितना प्लांट सेल में करता है, इसलिए अपन ने प्लांट सेल को पढ़ा। ठीक, अब यदि हम बात करते हैं वैक्यूल्स की, तो एक पहले इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक, आपसे पूछेगा कि प्लांट सेल का लार्जेस्ट पार्ट जो है वो कौन सा होता है, तो उस समय आपका आंसर हो जाएगा वैक्यूल्स, या जिसे हम कहते हैं रिक्तिका। ठीक, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सबसे बड़ा कोशिकांग पूछ रहे, लार्जेस्ट सेल ऑर्गन तो वैक्यूल्स हो जाएगा कि फिर वहां पर न्यूक्लियस होगा। वैक्यूल्स जो है उसे सेल ऑर्गन या कोशिकांग नहीं माना जाता। वैक्यूल या रिक्तिका को कोशिकांग नहीं कहते हैं। बाकी इसके पहले जितने भी अपन ने ऑर्गन पढ़े वो सब क्या होते हैं, कोशिकांग। तो यदि क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। और सिर्फ इतना लिखा है कि प्लांट सेल का सबसे बड़ा पार्ट या भाग कौन सा है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर वैक्यूल, या जिसे अपन क्या कहते हैं, रिक्तिका। अब इसकी वैक्यूल की बात की जाए तो इसकी डिस्कवरी बहुत ज्यादा आपको कहीं ऐसे लिखित नहीं मिलती है ना, ऐसा एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है, लेकिन फिर भी इसकी डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की है उसका नाम है स्प्लेनन जीन। स्प्लेनन जीन ठीक, फिर उसके बाद जो आज हम टर्म यूज कर रहे हैं वैक्यूल, उस टर्म को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया है उनका नाम है डुजार्जिन। साइंटिस्ट का नाम है डुजार्जिन। ठीक, अब यदि हम बात करते हैं वैक्यूल या रिक्तिका की, तो ये जो वैक्यूल है इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। सबसे जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये कहलाती है टोनोप्लास्ट। आप पुराने पेपर आप उठा के देख लें, चाहे अपन रेलवे की बात करें, व्यापम की बात करें, आप ये जब भी पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें एक दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं आपको कि जो वैक्यूल है उस वैक्यूल की आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी होती है, या उस आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा टोनोप्लास्ट। और इस टर्म को दिया था जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम है डी ब्रीज। डी ब्रीज। ठीक, तो अलग अलग साइंटिस्ट रिलेटेड है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं आता है, लेकिन हाँ कोशिश करें, जब अपन सब याद कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, तो इन्हें भी याद कर लें। बस यहाँ पर एक जरूरी चीज याद रखना कि जो वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन बनी होती है टोनोप्लास्ट से, जिसे बताया था किस साइंटिस्ट ने, डी ब्रीज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो वैक्यूल्स या रिक्तिका है, इस वैक्यूल्स या रिक्तिका के काम को अपन थोड़ा सा समझते हैं।
मान लो प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल या रिक्तिका है, तो क्या होगा, इस प्लांट सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थ है, जो भी इसमें वेस्ट मटेरियल बन रहा है, वो सब वेस्ट मटेरियल जाकर स्टोर हो जाता है इस वैक्यूल के अंदर। समझना, इसमें जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है या जिसे हम कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ, अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का कुछ भी है, जो वो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, ये वेस्ट मटेरियल जाके स्टोर हो जाता है कहां पर, वैक्यूल्स में। फिर वैक्यूल्स उसे सेल से बाहर कर देता है, ये सब प्रोसेस उसमें चलती रहती है ना। अब अपने सेल में यदि अपन बात करें, एनिमल सेल में, तो वैक्यूल्स तो छोटे से हैं, लेकिन दिक्कत नहीं है, ये वेस्ट मटेरियल को बाहर करना, डाइजेशन करना, सेल को मरम्मत करना, ये सब काम करने के लिए हमारी सेल में होता है लाइसोसोम। ठीक, जबकि एनिमल सेल के पास तो लाइसोसोम है, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं है। तो जो जो काम लाइसोसोम कर सकता है, उस काम को करने के लिए इसे किसकी आवश्यकता होती है, वैक्यूल या जिसे हम कहते हैं रिक्तिका। ठीक, याद रखना, जो लाइसोसोम के काम एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में वही काम कौन करता है, वैक्यूल्स। और इसका एक इंपॉर्टेंट काम है, क्या होता है कि जब सेल के अंदर बहुत सारा पानी आ जाए, ठीक, तो हो सकता है ये जो सेल है, ये इस पानी की ज्यादा मात्रा को सह ना पाए। ठीक, इसके अंदर क्या हो जाए, एक प्रेशर बन जाए, बहुत ज्यादा स्फीति प्रेशर कहते हैं उसको, है ना, उसको टर्गन प्रेशर कहा जाता है, बहुत ज्यादा बन जाएगा, तो हो सकता है सेल ऑर्गन जो है वो सब क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, या पानी अंदर डूब बहुत ज्यादा आ गया तो सेल क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में यदि सेल के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा पहुंच जाए, तो ये जो ज्यादा पानी है ये वैक्यूल्स के अंदर पहुंच जाता है, वैक्यूल्स का आकार बढ़ जाता है और ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। अब यदि सेल में पानी कम हो गया है तो वैक्यूल्स का आकार भी नॉर्मल हो जाता है जैसे पहले था, और सेल अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाती है। तो सेल को पानी के स्फीति दाब, स्फीति दाब या जिसे कहा जाता है टर्गन प्रेशर, इस स्फीति दाब से बचाने के लिए सेल में पाया जाता है वैक्यूल्स। किसकी अपन कंडीशन की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल। एनिमल सेल के साथ ये सब दिक्कत नहीं पानी वानी की, क्योंकि एनिमल क्या करते हैं, मूव या गति कर सकते हैं, तो जहां उनको लग रहा है ज्यादा पानी ज्यादा कुछ है वो गति कर जाएंगे। और मान लो कोई और काम जो वैक्यूल्स कर रहा है, वो सब काम करने के लिए एनिमल सेल में होते हैं लाइसोसोम। ठीक, तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, इसे क्या नहीं कहा जाता है, इसे सेल ऑर्गन या कोशिकांग नहीं माना जाता है। ठीक, यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये अपना वैक्यूल्स या रिक्तिका यहां पर होता है समाप्त। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अपन टर्म सुनते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो भी कोशिका पढ़ते हैं, कोशिका से संबंधित चीजें पढ़ते हैं, उनके लिए ये शब्द नया नहीं है। दो शब्द है ना, आपसे पूछा जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा प्रकार कहलाता है यूकैरियोटिक। तो एक एक करके अपन इनको पढ़ना चालू करते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं पहला टाइप, जिसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रो टर्म जो है ये रिप्रेजेंट करता है पहले को। ठीक, सबसे पहले जो कोशिका आई, बिल्कुल इनिशियल स्टेज की कोशिका, जो बहुत ज्यादा विकसित नहीं थी, जिसके पास बहुत ज्यादा ऑर्गन या बहुत ज्यादा सब कुछ नहीं था कि वो हर काम को कर सके, तो उस टाइप की जो सेल थी वो कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, या उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, अब जैसे मान लो अपन एग्जांपल के लिए समझें, अपन एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाते हैं, ये अपन यहां पर स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसका, बैक्टीरिया का, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो एक से अपन समझ जाएंगे। बैक्टीरिया में
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या धागे के समान संरचनाएं जो उसे चलने में मदद करती हैं, इस पार्ट को कहा जाता है फ्लैजिला। ठीक, ये पार्ट कहलाता है फ्लैजिला। अब ये जो फ्लैजिला है, इससे बैक्टीरिया क्या होगा, आगे जाएगा या तो सिर्फ मुड़ पाएगा, लेकिन उसको बाकी डायरेक्शन में जाना है तो इसके लिए क्या होता है, इस बैक्टीरिया के चारों ओर छोटे छोटे बहुत पास पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे के समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कहते हैं सीलिया। अब ये सीलिया की मदद से क्या होता है, ये सीधे तो जा ही रहा था, अभी अपने आजू बाजू भी क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। आउटर मोस्ट लेयर बैक्टीरिया है तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर बनी होती है सेल वॉल, कहलाती है कोशिका भित्ति। आपको यदि याद हो तो अपन ने पढ़ा था बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये जो सेल वॉल या कोशिका भित्ति है, ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। अपन पहले पढ़ चुके हैं सेल वॉल वाले टॉपिक में। अब इस बैक्टीरिया के अंदर एक फ्लूइड या एक लिक्विड भरा होता है। इस फ्लूइड या लिक्विड को अपन साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, कोशिका द्रव, या इसे अपन क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे धागे के समान कोई संरचना पड़ी हुई है यहां पर, जिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक, क्रोमेटिन। फिर यहां पर क्या होगा, इनका अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल इसमें होगा। जेनेटिक मटेरियल जिस भाग में होता है उसे कहते हैं प्लाज्मिड। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, मतलब यहां पर क्या होगा, डीएनए होगा, और यहां पर क्या होगा, आरएनए। डीएनए आरएनए को अपन जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये यहां पर कहलाता है प्लाज्मिड। ठीक, अब बाकी और कुछ नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऊर्जा बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि ज्यादा से ज्यादा जाओगे डिटेल में तो आप ये कह सकते हो कि इन कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम होते हैं। और राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं तो ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसमें पाए जाते हैं 70S टाइप के क्या होते हैं, राइबोसोम। बाकी ये विकसित नहीं है। देखो यहाँ पर केंद्रक नहीं दिख रहा है, न्यूक्लियस है ना। अपन पढ़े थे कि अपनी जब सेल पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ मेम्ब्रेन है। तो जितने भी ऑर्गन थे उन सबके चारों तरफ मेम्ब्रेन थी। यहां पर ना तो न्यूक्लियस है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कुछ भी नहीं है। कुछ धागे जैसा पड़ा है जो क्रोमेटिन है, और यहीं कहीं इसका जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड होता है जिसमें डीएनए आरएनए होता है, और 70S टाइप का इसमें पाया जाता है राइबोसोम। तो ये जो सेल है, इन सेल को बहुत प्रारंभिक है, ये विकसित नहीं है, इन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, या इन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन प्रोकैरियोटिक के बारे में क्या क्या पढ़ सकते हैं ये समझें। सबसे पहला पॉइंट आप क्या कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। ठीक, एब्सेंस है किसकी, ट्रू न्यूक्लियस की। क्या मतलब है ट्रू न्यूक्लियस से, ऐसा न्यूक्लियस, ऐसा केंद्रक जिसके चारों तरफ क्या होती, मेम्ब्रेन। इसमें मेम्ब्रेन नहीं है। फिर इसमें जितने भी सेल ऑर्गन हैं या जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनमें सब में एब्सेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, या अपन यहां सिर्फ लिख देते हैं उनमें क्या एब्सेंट होती है, मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई भी जो अंग है उसके चारों तरफ उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए झिल्ली नहीं होती है। फिर इनकी सेल वॉल या कोशिका भित्ति बनी होती है। अब यहां एक पॉइंट समझना, ये बनी होती है एमिनो एसिड प्लस पॉलीसैकेराइड।
ठीक, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि ये सेल वॉल है, ये किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड से, जो कि ठीक है। लेकिन जब अपन डिटेल में गए पढ़ने, तो प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल बनी होती है पॉलीसैकेराइड तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्या होता है, एमिनो एसिड, और इन्हीं दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडो, ये बॉन्ड जो है, पेप्टाइडो बॉन्ड जो है, ये रिप्रेजेंट करता है एमिनो एसिड को, और ग्लाइकोजन जो है, ये जो है, ये टर्म किसको प्रेजेंट करता है, पॉलीसैकेराइड को। इसीलिए ये किससे बनी होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकोजन या ग्लाइजन अपन जिसे अपन कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम बात करते हैं राइबोसोम की, तो इसमें जो राइबोसोम होता है ये होता है 70S टाइप का। अब यदि आपको याद हो तो अपन पुरानी जो क्लासेस है उसमें पढ़ चुके हैं कि 70S की दो सब यूनिट होती है। ठीक, 70S की दो सब यूनिट हैं, कौन कौन सी, 3S और 50S। तो यदि आपके पेपर में आ जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम होता है और ऑप्शन में 70S ना हो, तो घबराना नहीं है, या तो 30S होगा या 50S, क्योंकि ये इसी की क्या होती हैं, सब यूनिट। स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यदि अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इस नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अपन कहते हैं अंतःप्रद्रवीय जालिका, गोल्जी बॉडी, या फिर अपन बात करें क्लोरोप्लास्ट की, इन सभी के यहां पर क्या होता है, अभाव होता है। ये सभी यहां पर एब्सेंट होते हैं, यहां पर ये सभी क्या रहते हैं, अनुपस्थित। ठीक, ये कोई भी नहीं पाया जाता। सेल जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल, इसकी सेल मेम्ब्रेन, इस सेल मेम्ब्रेन में विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जो यहां पर करते हैं रेस्पिरेशन। ठीक, तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन कौन करता है, आपसे पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन करने के एंजाइम कहां पाए जाते हैं, तो ऐसे एंजाइम जो रेस्पिरेशन कर सकते हैं वो कहां पर होते हैं, वो उस कोशिका की सेल मेम्ब्रेन में या कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, ये जो कोशिका होती हैं इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन यहां पर क्या होता है, एब्सेंस होता है, इसकी एब्सेंट होती है। देखो, यदि हम कोशिका की बात करें तो उसमें केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है, जिस धागे के समान संरचना को हम कहते हैं क्रोमोसोम गुणसूत्र, और इस गुणसूत्र को बनाने के लिए इस गुणसूत्र में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, उनका क्रोमेटिन कम विकसित है, वो कोई अलग प्रकार के प्रोटीन से बना है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। ठीक, इनमें यदि हम बात करें रिप्रोडक्शन, तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये होता है बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन या हिंदी में जिसे अपन कहते हैं द्विखंड विभाजन। बाइनरी फिजन, द्विखंड विभाजन। ठीक, या बाइनरी फिजन की जगह आपके ऑप्शन में आ सकता है एमाइटोसिस। हिंदी में इसे अपन कहते हैं असूत्री विभाजन। एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन अपन आगे पढ़ेंगे जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे। 3 टाइप होते हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब पढ़ेंगे। अभी बस ये याद रखो कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें एमाइटोसिस होता है जिसे अपन कहते हैं बाइनरी फिजन, और इस बाइनरी फिजन से इसमें हो जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक,
इस बाइनरी फिजन है, एसेक्सुअल है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असूत्री विभाजन है, ए माइटोसिस, क्रोमोसोम का कोई जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं है, कैसा है क्या है कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होता है। ले लें स्क्रीनशॉट, फिर अपन इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक, ये इसके बेसिक पॉइंट है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है ना। यदि मान लो आपसे कंपेयर करने को पूछ लिया जाए तो अभी इसके बाद अपन पढ़ना यूकैरियोटिक सेल, उससे आपको कंपेयर करते आना चाहिए। ठीक, एग्जांपल एक तो अपन डायग्राम ही बनाए थे, आप वहां से समझ जाओगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, बैक्टीरिया, फिर अगला है माइकोप्लाज्मा, ठीक, अगला है पीपीएलओ। याद करो, जब अपन कोशिका का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर अपन ने पढ़ा था अभी तक ढूंढी गई सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, जिसे क्या कहते हैं, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये कहलाता है पीपीएलओ। ये भी एक प्रकार का क्या है, माइकोप्लाज्मा, लेकिन पूरा नाम आप याद कर लेना। और एक पॉइंट यहां पर क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे अपन कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। नाम से कंफ्यूज नहीं होना, बैक्टीरिया लिखा जरूर है लेकिन ये क्या है, एल्गी, इसे अपन कहते हैं नील हरित शैवाल। क्या होते हैं ये, क्या कैसी कहानी है, ये सब अपन पढ़ेंगे जब एल्गी पढ़ेंगे, घबराना नहीं। अभी याद रख लो, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, और एक और वायरस, ठीक, या जिसे अपन क्या कहते हैं, विषाणु। अपन ने पढ़ते समय पढ़ा है कि वायरस सेल या कोशिका नहीं है, लेकिन अब एग्जाम में आ ही गया कि वायरस किस प्रकार की सेल है, तो वहां पर तो कोई बात ही नहीं, अपन को टिक करना है कोई ना कोई आंसर। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वायरस किस टाइप की कोशिका है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा कि वायरस एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। लेकिन याद रखेंगे वायरस एक क्या है, नॉन सेल्यूलर कहलाता, नॉन सेल्यूलर लिविंग है, जिसे हम कहते हैं वायरस। लेना स्क्रीनशॉट। चलिए अब दूसरे टाइप की कोशिका की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक के बाद जो अगला टाइप है ये होता है यूकैरियोटिक। ठीक, नेक्स्ट टाइप को ये बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि अपन ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक सेल, ऐसी कोशिका जो पूरे तरीके से विकसित हो गई, जो डेवलप है, बहुत ज्यादा विकसित है, डेवलप है, ठीक है, या जिसमें हर सेल ऑर्गन, हर काम को करने के लिए अलग अलग सेल ऑर्गन है जो उसको करने में मदद कर देगा, अलग अच्छे एंजाइम हैं, बहुत सारे कैटलिस्ट हैं जो हर काम को कर सकते हैं। यदि ये सब कंडीशन है तो वो सेल कहलाती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक, जैसे अपन कौन सी सेल एक बना लेते हैं अपन, जैसे एनिमल सेल अपन ने बनाया था। ठीक, एनिमल सेल कह लो, प्लांट सेल कह लो, अपन एनिमल बना रहे हैं, तो एनिमल सेल के आउटर मोस्ट लेयर जो है ये कहलाएगी सेल मेम्ब्रेन, या इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका में होने वाले कार्य को नियंत्रित करने के लिए होता है केंद्रक, या जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, और इस केंद्रक को व्यवस्थित करने के लिए इसमें क्या है, मेम्ब्रेन, जिसे अपन कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पढ़ चुके हैं ये सब अपन पहले, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मान लो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल ऑर्गन, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ भी क्या है, मेम्ब्रेन। ठीक, यहां पर भी राइबोसोम है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका का जो राइबोसोम है
ये राइबोसोम होता है 80s टाइप का। 80s की दो सब यूनिट होती हैं, दो सब यूनिट में इनको बांटा गया है, एक है 40s और एक है 60s। एस का मतलब होता है स्वेटबर्ग, या स्वेटबर्ग ऑप्शन में नहीं है तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये आपके ऑप्शन होंगे। तो ये, और इसमें लिक्विड या एक फ्लूइड भरा होता है, जिस लिक्विड या फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो विकसित कोशिका है, डेवलप सेल है, उस विकसित कोशिका को ही हम कहते हैं यूकैरियोटिक। ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहां पर अपन कुछ पॉइंट समझते हैं। आसान है क्योंकि अपन प्रोकैरियोटिक पढ़ ली ना, अब आपको उससे कंपेयर करना है, और फिर प्रोकैरियोटिक के बाद अपन इनको सबको ऑर्गन को पढ़ते आए हैं, तो दिक्कत भी नहीं होगी ज्यादा। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इनके पास क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब इनके न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, दूसरा, जितने भी कोशिका में सेल ऑर्गेनेल है, सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल के चारों तरफ होती है मेम्ब्रेन। और क्या क्या कोशिकांग अभी अपन पढ़े थे जो नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक में, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और क्लोरोप्लास्ट, ये सभी होते हैं। सभी ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन हो सकते हैं, वो सभी इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन या रिप्रोडक्शन के लिए कौन हेल्प करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे एंजाइम जो रेस्पिरेशन करेंगे, वो कहां पर रहेंगे, तो वो रहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि प्रोकैरियोटिक में अपन ने क्या पढ़ा था कि वो उसी की मेम्ब्रेन में है, लेकिन इसमें किस में रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम है 80s टाइप का। ठीक, और इसमें रिप्रोडक्शन जो है ये होता है मियोसिस। या हिंदी में जिसे अपन कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, मियोसिस आ गया मतलब क्रोमोसोम होगा, गुणसूत्र होगा, तो यहां पर होने वाला जो रिप्रोडक्शन है ये क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस तकनीक से होगा उसे हम कहते हैं मियोसिस। तो जो जो प्रोकैरियोटिक में नहीं था वो सब इसमें है। ये पूरे तरीके से क्या होती है, डेवलप सेल है, विकसित कोशिका है। और सबसे बड़ा पॉइंट, यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन होता है। जब भी कभी आप मान लो आंसर लिख रहे हो तो हिस्टोन प्रोटीन वाला पॉइंट आपको लिख दें तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा कि यूकैरियोटिक कोशिका के गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन होता है जो उसको बनाने में, उसके कार्य करने में मदद करता है, जबकि यह प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। लेने इसके स्क्रीनशॉट, फिर अपन एग्जांपल देखते हैं। ठीक, अब जो हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ लिए एग्जांपल, उसके अलावा जितने भी एग्जांपल बचे हैं वो सभी एग्जांपल हो जाएंगे अब यूकैरियोटिक्स के। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले तो क्या हो जाएगी, एनिमल सेल, जंतु कोशिका। फिर क्या हो जाएगी, प्लांट सेल, पादप कोशिका, यहां आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हो जाएगी, फंगस, कवक, और क्या हो जाएंगे, प्रोटोजोआ। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना, प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, तो ये सभी प्रोकैरियोटिक होंगे, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। याद रखना, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ये भले यूनिसेलुलर है, लेकिन प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, ये होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ये डेवलप कोशिकाएं होती हैं। ठीक, और एल्गी, यह जिसे अपन कहते हैं शैवाल,
ब्लू ग्रीन एल्गी यदि लिखा जाए, ब्लू ग्रीन एल्गी किस प्रकार की कोशिका है, तो प्रोकैरियोटिक। और उसके अलावा कोई भी एल्गी आ जाए, कोई भी एल्गी का नाम आ जाए, तो वो सभी क्या होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। तो दोस्तों यहां पर अपना सेल या कोशिका वाला जो टॉपिक है ये होता है समाप्त। आप पूरी वीडियो को देखें, आपको देखने में जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। अब रही बात सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन की, तो उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, है ना। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कुछ समय बाद पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जो टर्म आते हैं वो थोड़ी टफ है। तो आप जब तक बायो से थोड़ी फेमिलियर हो जाओ, थोड़ी उससे दोस्ती हो जाए, उससे जुड़ जाओ, उसके बाद जब अपन पढ़ेंगे तो वहां पर अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे सेल डिवीजन भी। तो कल से अपनी जो है नए टॉपिक, नई क्लास को अपन शुरुआत करेंगे। आप लोग जल्दी से सेल की पूरी वीडियो देख के क्विक रिवीजन कर लें। जो भी डाउट है वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।